आज दोस्तों बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट से रिलेटेड एक रूलिंग की। दरअसल ये रूलिंग मुझे व्यक्तिगत रूप से इसलिए अच्छी लगी कि इसमें बड़े साफ तौर पर ये डिस्टिंक्शन किया गया है कि किन मैटर्स में तो जो हमारा शास्त्रिक हिंदू लॉ है, पुराना हिंदू लॉ है, एंशिएंट हिंदू लॉ है, वो अप्लाई करेगा इनहेरिटेंस के लिए, और किन मैटर्स में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का है वो लागू होगा। तो चूँकि बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, चूँकि डिफरेंस ये है कि जब हम पुराने हिंदू लॉ की बात करते हैं तो बाई बर्थ और को पार्सनर्स यानी तीसरी पीढ़ी तक के लोग उस प्रॉपर्टी में सुओ मोटो शेयर होल्डर हो जाते हैं, को शेयरर हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर सक्सेशन पुराने हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंगली, एंशिएंट हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंगली, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली अगर ओपन होता है तो उसमें बाई बर्थ राइट्स पैदा होते हैं। जबकि 1956 में जब ये एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हुआ है, तो इसमें व्यवस्था ये है कि सेक्शन 8 और शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल 1 और 2, और उसके अकॉर्डिंगली ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट की जाएगी। सबसे पहले शेड्यूल 1 के लोगों को साइमल्टेनियसली मिलेगी, और अगर शेड्यूल 1 के लोग नहीं हैं तब शेड्यूल 2 के लोगों को साइमल्टेनियसली वो प्रॉपर्टी मिलती है, और जो लीगल हेयर्स होते हैं उनका बराबर का हिस्सा होता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस प्रॉपर्टी के बारे में या किस परिस्थिति में हम जो सक्सेशन है उसको एंशिएंट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली तय करेंगे, और किन परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टांस में हम जो इनहेरिटेंस है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली तय करेंगे। तो देखिए, इसमें बस एक बड़ी साफ सी बात है कि बेसिक बात यह है कि जो सक्सेशन ओपन होता है वो ऑन दी डेट ऑफ द डेथ ऑफ दी प्रॉपर्टी होल्डर होता है। तो लिहाजा जिस दिन प्रॉपर्टी ओनर की डेथ हुई है उस दिन जो लॉ इफ़ेक्टिव है, तो उस लॉ के अकॉर्डिंगली ही इनहेरिटेंस क्लेम किया जा सकता है। तो अगर कोई इनहेरिटेंस ओपन हुआ है 1956 से पहले, तो उसमें जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मिलेगी एंशिएंट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली, और वो जो बाई बर्थ को पार्सनर्स हैं, को पार्सनर्स में जो ग्रैंडफादर, फादर और ग्रैंडसन, ये तीनों पीढ़ियाँ आती हैं, तो इन तीनों को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो इसमें पहले तो यही था कि भी मेल एयर्स को ही ये मिला करती थी प्रॉपर्टी, लेकिन बाद में ये अमेंडमेंट हो गया है और इसमें लड़कियों को भी, यानी डॉटर्स को भी इक्वल राइट दे दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई इनहेरिटेंस क्लेम किया जा रहा है किसी HUF के बारे में, तो उसमें एंसेस्ट्रल लॉ केवल तब लागू होगा जबकि उस प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस है वो 1956 से पहले ओपन हुआ हो। 1956 के बाद यदि इनहेरिटेंस ओपन होता है तो वो सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली होगा, और उसके बाद में जो ये प्रॉपर्टी होगी ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली डिवॉल्व होगी। तो मेरा कहना यही है कि अक्सर मैं देखता हूँ कि ये कह करके सूट फाइल कर दिया जाता है कि साहब ये तो HUF प्रॉपर्टी है या एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, तो लिहाजा हमारा शेयर इसमें बाई बर्थ हो गया और इसमें सूट फाइल कर दिया जाता है, या तो इंजंक्शन का या पार्टीशन का। लेकिन वो सूट अल्टीमेटली इस ग्राउंड पे फेल हो जाता है कि भाई ये जो इनहेरिटेंस था जो आप क्लेम कर रहे हैं, जो अपने, मान लीजिए आप फादर को कहते हैं कि साहब उन्होंने प्रॉपर्टी इनहेरिट की, तो यदि आपके फादर ने 1956 से वो प्रॉपर्टी पहले इनहेरिट की है और उस 1956 से आपका बर्थ, जो 1956 से पहले आपका बर्थ हो गया, तब तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा एंशिएंट हिंदू लॉ का और बाई बर्थ आपके राइट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर सक्सेशन आपके जो ग्रैंडफादर का ओपन हुआ और जिसके तहत आपके फादर को प्रॉपर्टी मिली वो 1956 के बाद ओपन हुआ है, तो जो प्रॉपर्टी आपके फादर ने इनहेरिट की है वो पर्सनल प्रॉपर्टी उनकी होगी और उसमें आप बाई बर्थ कोई राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू है, बड़ा अच्छा तरीके से डिस्टिंक्शन किया गया है, और यही बात कही गई है कि अगर एक प्रॉपर्टी है, चाहे वो HUF है,
और अगर उसका इनहेरिटेंस ओपन होता है 1956 से पहले, तो जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी वो एंशियंट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली होगी। लेकिन यदि सक्सेशन ओपन हुआ है 1956 के बाद, तो उसके बाद में जो प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाएगी वो सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, बड़ी जो समझने वाली है, कि एक बार अगर इनहेरिट कर ली जाती है प्रॉपर्टी 1956 एक्ट के तहत, तो वो प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीट की जाती है। जो भी लीगल एयर्स हैं उनकी, उसका जो नेचर है वो फिर HUF का नहीं रहता है, और वो जो ट्रीट की जाती है वो पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीट की जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा डिस्टिंक्शन है इस रूलिंग में, और ये बात कही गई है। फिर से एक नटशेल में जो कहना चाहता हूँ कि यदि कोई प्रॉपर्टी है जो HUF प्रॉपर्टी है और उसका इनहेरिटेंस ओपन होता है 1956 से पहले, तो एंशियंट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली बाई बर्थ राइट्स क्लेम किए जा सकते हैं उन कोपार्सनी मेंबर्स के द्वारा। लेकिन यदि इनहेरिटेंस ओपन हुआ है 1956 के बाद, जबकि हिंदू सक्सेशन एक्ट एनफोर्स कर दिया गया था, तो उसके बाद में जो राइट्स हैं वो बाई बर्थ क्लेम नहीं किए जा सकते, और नेचर प्रॉपर्टी की कोई भी रही हो, तो ऐसे में केवल सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली ये इनहेरिटेंस ओपन होगी। तो ये मैंने इसलिए आपको कहा कि बड़ा अच्छा ये रूलिंग है जिसमें कि इस चीज़ को ठीक से बताया गया है, और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। जो रूलिंग है उसका हवाला मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आज बस इतना ही इस रूलिंग में। इस टॉक का पर्पस एकेडमिक है और यूजुअल डिस्क्लेमर्स में अप्लाई करता है। तो इसके साथ ही आज की इस वार्ता को बंद करते हैं, और फिर किसी नई रूलिंग के बारे में दोबारा से अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।